नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अच्छी खबर, हरियाणा में इन फसलों के खराब होने पर मिलेगा 40,000 रुपए का मुआवजा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल शुरू। हरियाणा में प्राकृतिक आपदा से फल, सब्जियां और मसाले खराब होने पर 15 से लेकर 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। योजना में 21 फलों, सब्जियों और मसालों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के मुआवजा को लेकर सरकार ने 4 श्रेणियों में बांटा है। गुरुवार को कृषि मंत्री JP दलाल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से नए बागवानी फसल बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। इसके तहत प्रतिकूल मौसम यानी विपरीत मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई किसानों को की जाएगी। ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक यानी बाढ़, बादल फटना, नहर, ड्रेन का टूटना, जल भराव, आंधी, तूफान व आग से फसल नुकसान को मुख्य कारणों में शामिल किया गया है। टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, 2 मसाले यानी हल्दी व लहसुन और 5 फल आम, किन्नू, बेर, अमरूद व लीची की फसल को नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा। सब्जियों व मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़, फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ होगी। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि हरियाणा का किसान खुशहाल है। आज की तारीख में कई फसलों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहे हैं। कपास 10 से 12,000, सरसों 6 से 8,000, गेहूं 2300 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में नकल के 254 मामले पकड़े, 3 पर्यवेक्षक और 1 सेवादार ड्यूटी से रिलीव। 2 केंद्रों पर परीक्षा रद्द करने की सिफारिश। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षा के दौरान गुरुवार को प्रदेश भर में नकल के 254 मामले दर्ज किए गए। कुल 1457 केंद्रों पर 3,64,629 परीक्षार्थियों ने सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा दी। वहीं ड्यूटी से कोताही बरतने पर 3 पर्यवेक्षकों, 1 सेवादार को ड्यूटी से रिलीव कर दिया और 2 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह के उड़न दस्ते ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों के परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान नकल के 5 केस बनाए। इस दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छपार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिरही कला और राजकीय उच्च विद्यालय बरसाना के परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप पाया गया। वहीं संयुक्त सचिव के उड़न दस्ते ने जिला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी के परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया और नकल के 27 मामले दर्ज किए। यह खबर बेहद अहम है। सिरसा वासियों ने भले ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा न देखी हो और न ही कभी जगन्नाथपुरी गए हो, लेकिन अब उन्हें सिरसा में ही जगन्नाथ जी के रथ के पहियों के दर्शन हो सकेंगे। हरियाणा की सिरसा में भी अब भगवान जगन्नाथ के रथ के पहियों के दर्शन होंगे। ओडिशा के राज्यपाल एवं सिरसा निवासी प्रोफेसर गणेशी लाल के प्रयासों से यह रथ के 2 पहियों को लाया गया है। 10 अप्रैल को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और प्रोफेसर गणेशी लाल रॉयल हवेली में इनका अनावरण करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। करीब 6 फीट ऊंचाई के इन पहियों को विशेष स्टेज बनाकर तथा शीशे में जड़ा गया है। रात के समय रंग बिरंगी लाइटों में इनका रूप और भी मनोहारी होगा। आपको यहाँ बताते चलें कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा के महत्व का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। विशेष लकड़ी से बनाए गए रथ में कहीं भी कील अथवा अन्य उपकरण का प्रयोग नहीं होता। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। प्रथम रथ पर बलराम, दूसरे पर सुभद्रा और तीसरे पर भगवान जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16, बलराम जी के रथ में 14 जबकि सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। इन रथों को श्रद्धालु स्वयं हाथों से खींचते हैं। हरियाणा में आज से फसल खरीद शुरू, 72 घंटे में किसानों को भुगतान नहीं किया तो नपेंगे अधिकारी। डिप्टी CM का बड़ा बयान। हरियाणा में 1 अप्रैल यानी आज से रबी 2022 की फसलों गेहूं, चना व जौ की खरीद शुरू हो रही है। फसल खरीद के 72 घंटे के अंदर पैसा किसानों के बैंक खाते में भेजना होगा। समयबद्ध अदायगी न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को यहाँ खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। चौटाला ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंडियों से फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने व किसानों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने का भी निर्देश जारी किया। सरसों की खरीद 93 मंडियों में की जाएगी, जबकि गेहूं के लिए 397 मंडियां निर्धारित की गई हैं। चना के लिए 11, जौ की खरीद के लिए 25 मंडियां तैयार की जा रही हैं। इन फसलों में सरसों को 5,050 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं को 2,015 रुपए प्रति क्विंटल, चना को 5,230 रुपए प्रति क्विंटल तथा जौ को 1,635 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा जाएगा। नियम 134 खत्म करने पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का सरकार पर हमला, फैसला तुरंत वापस हो। हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों के लिए नियम 134 खत्म करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस गरीब विरोधी फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा है कि नियम 134 खत्म करके खट्टर चौटाला सरकार ने हरियाणा के लाखों गरीब परिवारों से उनके बच्चों को प्रदेश के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करवाने का सपना तोड़ दिया है और इस नियम के अंतर्गत स्कूलों में हर कक्षा में पहले से पढ़ रहे
कई हजारों छात्रों का भविष्य अधर में डाल दिया है। गरीब के पास अपनी किस्मत बदलने के लिए एक ही उम्मीद होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर परिवार के लिए गरीबी की बेड़ियां तोड़ते हुए समाज व देश को आगे बढ़ाएगा। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हुए अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन आज इस असंवेदनशील सरकार ने गरीबों की वो उम्मीद भी छीन ली है। हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों के लिए 1 जून तक लागू रहेगी ब्याज माफी योजना। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा यदि वे 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की एक मुश्त या फिर किस्तों में आगामी 1 जून 2022 तक अदायगी कर देते हैं। ब्याज माफी के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि इन पात्रता शर्तों में ऋणी की ऋण राशि 31 मार्च 2019 को अतिदेय है। ऋणी जो अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एक मुश्त या फिर किस्तों में आगामी 1 जून 2022 तक कर देता है, ऋणी को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा तथा इस योजना की समय सीमा केवल 6 महीने अर्थात 1 जून 2022 तक है। इसके उपरांत योजना की समय सीमा बढ़ाने के बारे में किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा। हरियाणा में सरकारी कार्यालयों में अब नहीं चलेगी लेट लतीफी। 5 अप्रैल से लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी, कोरोना के कारण थी बंद। हरियाणा सरकार ने 5 अप्रैल से सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला लिया है। इस संबंध में हरियाणा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी तक सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी रजिस्टर पर हाजिरी लगा रहे थे। बता दें कि कोरोना महामारी फैलने के कारण सरकार ने कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने में छूट दी थी। अब जब हरियाणा में कोरोना के केस कम हो गए हैं तो सरकार ने दोबारा बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने का फैसला लिया है। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित देश के उत्तरी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। मार्च के अंत में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है, जिसकी वजह से कई सालों के रिकॉर्ड टूटने को आतुर है और गर्मी नित नए आयाम स्थापित कर रही है। राजस्थान और गुजरात पर बने चक्रवाती सर्कुलेशन ने अपने जबरदस्त प्रभाव से उत्तरी मैदानी राज्यों, पठारी राज्यों, यहाँ तक कि तटीय इलाकों पर ईरान, पाकिस्तान और थार मरुस्थल की गर्म हवाओं, हीट वेव यानी लू के थपेड़े और साथ ही भीषण गर्मी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी वजह से हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भीषण गर्मी बढ़ेगी। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जारी है। वहीं उत्तरी मैदानी राज्यों में राजस्थान में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच लू की स्थिति में मामूली सी राहत मिल सकती है और उसके बाद एक बार फिर तेज होगी। केएमपी यानी कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगी हरियाणा सरकार। दुबई से लौटकर अनिल विज ने दी जानकारी। हरियाणा के गृह सेहत मंत्री अनिल विज ने कहा है कि निवेश के नजरिए से हरियाणा स्वर्ग है और हरियाणा में निवेश करने के लिए बहुत अवसर है। दुबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट से लौटने के पश्चात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि हरियाणा निवेश के लिए एक पैराडाइज है, जहाँ निवेशकों के निवेश के लिए अपार अवसर है। विज ने बताया कि हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सरकार ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई है, जहां इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में लाल फीताशाही को खत्म कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा में निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार निवेशकों को भरपूर सहयोग देगी। हरियाणा में सभी जिलों के पेंशनरों की हर महीने सुनी जाएंगी समस्याएं, शिकायतें होंगी दूर। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा है कि पेंशनर्स को उचित सम्मान देना व उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान यानी जल्दी समाधान करना हम सबका दायित्व बनता है। उन्होंने हर महीने प्रत्येक दिन एक जिले के लिए 10 से 11 बजे तक का समय पेंशनर्स की शिकायतों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी VC से करने के लिए निर्धारित करने की घोषणा की है। वे पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में आयोजित पेंशन अदालत में बोल रहे थे। इसी प्रकार नारनौल महेंद्रगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की फोकल शाखा खोलने के निर्देश भी उपस्थित बैंक के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन अदालत का उद्देश्य संबंधित विभाग द्वारा महालेखाकार कार्यालय में भेजे गए लंबित मामलों की सुनवाई का है। हरियाणा में शिक्षकों की भर्तियां रद्द, कर्मचारी चयन आयोग नए सिरे से आयोजित करेगा परीक्षा। हरियाणा में नए शिक्षकों की भर्तियों की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब इन भर्तियों के लिए अलग से परीक्षा लेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षकों की अलग अलग श्रेणियों के लिए 4500 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2019 और 2020 में शुरू हुई थी। स्कूलों में शिक्षक लगने के लिए युवाओं को अब और इंतजार करना होगा। सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो शिक्षकों के 40,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। अब नए सिरे से इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
छोटे प्लाट वालों को बड़ी राहत, 90 वर्ग मीटर तक के प्लाट पर मकान बनाने वालों को नहीं छोड़ना होगा सेटबैक। राजस्थान में 90 वर्ग मीटर या उससे छोटे प्लाट वालों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। अब इस साइज के प्लाट पर मकान बनाने वाले व्यक्ति को अब फ्रंट सेटबैक नहीं छोड़ना होगा। अभी तक ये नियम केवल जयपुर जेडीए रीजन में ही लागू थे, लेकिन अब इन नियमों को प्रदेश के सभी शहरों में लागू कर दिया गया है। इसी तरह स्वतंत्र प्लाट पर बनी अलग अलग यूनिट यानी बिल्डिंग को भी इंडिपेंडेंट यूनिट मानते हुए उनके बेचने और ट्रांसफर को मंजूरी मिल सकेगी। 60 फीट या उससे ज्यादा चौड़ाई वाली सड़कों पर 90 मीटर से छोटे भूखंड पर 5 से 10 फीट की गहराई में सेटबैक छोड़ने का प्रावधान था। इस कारण कंस्ट्रक्शन के लिए एरिया कम मिलता था। इसे देखते हुए सरकार ने अब इस तरह की सड़कों पर 90 वर्ग मीटर तक के किसी भी उपयोग के प्लाट पर सेटबैक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। वहीं 90 मीटर से बड़े और 167 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लाट के लिए भी सेटबैक को अब निर्धारित कर दिया गया है। इन प्लाट मालिकों को न्यूनतम 3 मीटर का फ्रंट सेटबैक छोड़ना होगा। छोटे स्वतंत्र मकानों पर बनी अलग अलग यूनिट को भी सरकार ने स्वतंत्र इकाइयां मानते हुए उनके बेचने और ट्रांसफर को मान्यता प्रदान कर दी है। अभी तक ये समस्या आती थी कि किसी परिवार में ज्वाइंट फैमिली एक ही प्लाट पर अलग अलग मंजिल पर मकान बनाकर रहती थी, लेकिन उन्हें बैंक लोन या उसे बेचने को लेकर समस्या आती थी, क्योंकि बैंक उस प्लाट को एक ही स्वतंत्र यूनिट मानते हुए लोन देता था। ऐसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने अब G+3 मंजिल तक बने अलग अलग यूनिट्स को स्वतंत्र यूनिट मानते हुए उनके बेचने और ट्रांसफर को मंजूरी देने का निर्णय कर लिया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला नहीं रहे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लीडर रहे, लंबे समय से बीमार थे। पटरी पर आंदोलन से एमबीसी आरक्षण के सूत्रधार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, जो कि 83 साल के थे, गुरुवार सुबह 6 बजे जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें गुरुवार सुबह तड़के सिक्कर रोड के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार शुक्रवार को उनके पैतृक गाँव हिंडोन के पास मुड़िया में किया जाएगा। अंतिम समय में उनके बेटे विजय बैसला साथ थे। अभी उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए वैशाली नगर स्थित घर में रखा गया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के निधन पर पूरे राजस्थान में शोक की लहर है। बैसला के 3 बेटे और 1 बेटी है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने 2004 से गुर्जर समुदाय को अलग से आरक्षण देने की मांग करते हुए आरक्षण आंदोलन की कमान अपने हाथ में ली थी। पटरी पर बैठकर आंदोलन करने से वह आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन गए थे। उनके आंदोलन के बाद तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार ने चोपड़ा कमेटी बनाई, जिसने गुर्जरों की हालत पर रिपोर्ट तैयार की। लंबे चले आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर सहित 5 जातियों को ओबीसी के साथ साथ पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास और फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी एमबीसी में अलग से आरक्षण मिला। सीएम अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने शोक जताया है। बड़ी राहत, पीपीएफ और सुकन्या सहित अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलता रहेगा ज्यादा ब्याज। अप्रैल जून तिमाही के लिए ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC, किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि योजना समेत पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। यानी अप्रैल से लेकर जून के दौरान आपको वही ब्याज दर मिलेगी जो अभी तक मिलती आ रही है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें नहीं बदलने से बचतकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सुकन्या समृद्धि योजना पर निवेशकों को 7.60% का ब्याज दर मिलता रहेगा, जबकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC पर 6.8% का ब्याज मिलता रहेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF पर 7.1% का ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र में निवेश करने पर 6.9% का ब्याज दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को 7.4% का ब्याज दिया जाएगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट की संशोधित भर्ती विज्ञप्ति निकाली है, जिसके तहत 7 पदों की संख्या में इजाफा करते हुए अब कुल 1019 पदों पर लैब असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर 23 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 28 और 29 जून 2022 को भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। उम्मीदवार की उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2023 तक कम से कम 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।